In this video, I'm going to talk about the drug interactions of warfarin. बट उससे पहले मैं ड्रग इंटरेक्शंस इसकी इतनी ज़्यादा हैं उसको समझने के लिए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन के ड्रग जो इंटरेक्शंस हैं इसकी वो किस तरह क्लासीफाई की गई हैं. फॉर एग्जांपल देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. हम वार्फरिन बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो इसकी दो तरह की इंटरेक्शंस हो सकती हैं. ऐसी इंटरेक्शंस जो या तो वार्फरिन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करवा देंगी. वार्फरिन क्या काम कर रही है? एंटीकोएगुलेंट का काम करवा रही है. तो या तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से बॉडी में इंटरेक्शंस की वजह से या तो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज्ड वार्फरिन कंसंट्रेशन. सो दो क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन उन फर्दर दो क्लासिफिकेशंस में भी आगे क्लासिफिकेशंस हैं. टू काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस आर देयर फॉर वार्फरिन. फर्स्ट इज के एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज्ड वार्फरिन कंसंट्रेशन. दूसरा या तो डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू डिक्रीज्ड एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट ड्यू टू डिक्रीज्ड वार्फरिन कंसंट्रेशन. फिर आगे देर आर क्लासिफिकेशन के डिक्रीज्ड इफेक्ट की किस वजह से आ सकता है. डिक्रीज्ड इफेक्ट दो तरह की रीजन से आ सकता है. या तो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन है कोई या फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन है कोई. फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन इस चीज़ से रेफर करती है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन. इन चीज़ों में कोई इंटरेक्शन हो रही होगी, कोई ड्रग आके इंटरफेयर कर रही होगी. फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर कर रही है तो वो एक फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन है. अगर वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ इंटरफेयर कर रही होगी तो वो एक फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन है. और फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा सीरियस है एज कम्पेयर टू फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शंस. सिमिलरली इज द केस कि अगर वार्फरिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज्ड एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट आएगा बॉडी में. सो वो किस वजह से आ सकता है? दो रीजंस हो सकती है. या तो कोई और मॉलिक्यूल है, कोई और ड्रग है जो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन कर रही है, इसका ADME एब्जॉर्प्शन फॉर एग्जांपल उसका इंटरेक्ट कर रही है, डिक्रीज कर रही है. या फार्माकोडायनामिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू अपना जो है वो वार्फरिन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रही है और एज अ रिजल्ट वार्फरिन का एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट कम हो रहा है बॉडी में. सो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन अभी मैंने बात की कि ADME से रिलेटेड है. वो क्या हो सकती हैं? एंजाइम इंडक्शन, इनहिबिशन दैट इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म, इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेरेंस हो सकती है, इंटरफेरेंस विद प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है. अब ये दो मेन क्लासेस हैं, उसमें हम फर्दर दो क्लासेस को स्टडी करते हैं प्रॉपरली कि कौन सी ड्रग हो सकती है और कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कौन सी इंटरेक्शन करवा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, मेरे पास मैंने क्या कहा थी, इंक्रीज्ड एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट या वार्फरिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज किस केस में हो रही है? इंक्रीज्ड एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट और इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ वार्फरिन ऑब्वियसली होगा. तो वार्फरिन की कंसंट्रेशन किस वजह से इंक्रीज हो रही है बॉडी में? हमने नॉर्मल डोज दी बंदे को, लेकिन कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रही है पेशेंट की बॉडी में जिसकी वजह से वार्फरिन की कंसंट्रेशन वो इंक्रीज कर रही है और एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है या इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है. PT या प्रोथ्रोम्बिन टाइम रेफर्स टू एक स्टैंडर्ड है, दैट इज अ टेस्ट वो जो डिटरमिन करता है या तो बंदे में ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब इंक्रीज्ड कोएगुलेंट इफेक्ट कुछ ड्रग्स की काइनेटिक इंटरेक्शंस की वजह से आएगा, कुछ ड्रग्स की डायनामिक इंटरेक्शंस की वजह से आएगा. वो ड्रग्स जो काइनेटिक इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व हैं दैट आर फर्स्ट ऑफ ऑल NSAIDs, पायरलाजोन्स दैट इंक्लूड फिनाइलब्यूटाजोन एंड सल्फेनपायराजोन. ये क्या करती हैं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम को इंक्रीज कर देती है, मतलब ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज हो जाता है बॉडी में. दैट इज द रीजन क्योंकि वार्फरिन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर देती हैं ये ड्रग्स जो है NSAIDs. किस तरह इंक्रीज करती हैं वार्फरिन की कंसंट्रेशन? इनहिबिट ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ वार्फरिन. वार्फरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. जब वार्फरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा बॉडी से, वो एक्सक्रीट देर से होगी, उसका इफेक्ट जो है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देर तक रहेगा बॉडी में. तो एज अ रिजल्ट एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट ज़्यादा होगा और एज अ रिजल्ट एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास ब्लीडिंग का रिस्क होगा. डिस्प्लेसमेंट फॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट. अब कुछ जो ड्रग है ना वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती इन द ब्लड, वो कुछ प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करके फ्लोट कर रही होती है. जब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर रही होगी ना तो ड्रग तो फ्रीली फ्लोटिंग होगी. तो फ्रीली फ्लोटिंग ड्रग जो है ना ब्लड में, वो किसी भी जगह जाके अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे सकती है. सो जब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं है ब्लड में, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी हमारी वार्फरिन की. तो जब वो वार्फरिन की कंसंट्रेशन बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी तो उसकी वजह से वार्फरिन का ज़्यादा इफेक्ट आएगा और फिर ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा होगा. इनहिबिट प्लेटलेट फंक्शन. प्लेटलेट को
वो कोएगुलेंट का प्लेटलेट जो है क्लॉटिंग में इफेक्ट होता है उसका, तो प्लेटलेट को जब उसका फंक्शन डिक्रीज करेगी तो एज अ रिजल्ट एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, कॉज पेप्टिक अल्सरेशन, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो एनसेड्स तो ये इफेक्ट दे रही हैं थ्रू फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब उसके मेटाबॉलिज्म को इस तरह अफेक्ट कर रही हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है वो काइनेटिक इंटरेक्शन में आता है। डिस्प्लेसमेंट भी है, वो भी काइनेटिक इंटरेक्शन में था। डिस्प्लेसमेंट कौन सी ड्रग्स कर रही हैं? अभी हमने कहा कि एनसेड्स भी हैं, वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रही हैं। जो वॉर्फरिन है, जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है, उसको डिस्प्लेस कर रही हैं। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कौन से देती है? एथेक्रेनिक एसिड, सल्फोनामाइड्स एंड क्लोराइड हाइड्रेट्स। ये 4 ड्रग्स दीज गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन गिवन विद द वॉर्फरिन। एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजाइम क्या है? उसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। सो दोज वो भी फिर काइनेटिक इंटरेक्शंस में आएंगे। एंजाइम इनहिबिटर्स मतलब दो तरह की आती हैं। वॉर्फरिन हमने कहा था कि रेसिमी की मिक्सचर होता है जब हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। एक उसकी एस फॉर्म होती है और एक उसकी आर फॉर्म होती है। एस फॉर्म को जो एस फॉर्म की मेटाबॉलिज्म को जो इनहिबिट कर रही है वो है मेट्रोनिडाजोल और मिकोनाजोल। ये जो हैं एंजाइम को, उस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो वॉर्फरिन एस को मेटाबोलाइज करता है। तो वॉर्फरिन एस मेटाबोलाइज नहीं होगी और एज अ रिजल्ट वॉर्फरिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज रहेगी बॉडी में। दोज दैट इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ वॉर्फरिन आर एन एस दोनों को जो इनहिबिट, जो एंजाइम मेटाबोलाइज कर रहा है उस वो एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो रहा है इन ड्रग्स से। सिमेटिडीन एंड एमियोडोरोन, वो एंजाइम जब उस एंजाइम को इनहिबिट कर रही हैं तो वॉर्फरिन आर और एस की डिग्रेडेशन नहीं हो रही बॉडी में। तो जब डिग्रेडेशन नहीं होगी, उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी, इंक्रीज रहेगी, तो एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट ज़्यादा आएगा। लास्ट इज द डेफिसिट ऑफ द विटामिन के। विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग में उसका काम है, उसका कोएगुलेशन में काम है उसका। जब डिफेक्ट होगा उसके क्लॉटिंग में तो विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग का इफेक्ट बहुत मिनिमाइज हो जाएगा और एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा। सो लेस डाइटरी इंटेक, विटामिन की डेफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है? लेस डाइटरी इंटेक कम है, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन है, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, उसकी बाइल फ्लो की डिक्रीज्ड बाइल फ्लो है, और देन देयर इज इंटेस्टाइनल डिजीज। इंटेस्टाइन में कोई ऐसा डिजीज है जो उसकी एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर रहा है वॉर्फरिन की और विटामिन के की। तो अल्टीमेटली जो है वो कोएगुलेंट इफेक्ट कम होगा और एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये तो हमने एडीएमई से रिलेटेड उसकी काइनेटिक इंटरेक्शंस देख ली। अब मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ ड्रग्स जो हैं वो वॉर्फरिन के मैकेनिज्म के साथ इनहिबिट कर रही हैं, तो एज ए रिजल्ट वो मैकेनिज्म के इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास इंक्रीज्ड वॉर्फरिन कंसंट्रेशन आ रही है, वॉर्फरिन का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है बॉडी में। सो ड्रग्स दैट इनहिबिटिंग द प्लेटलेट फंक्शन, these drugs, aspirin, NSAIDs, and carbamazepine, etc., these inhibit the platelet function. जब वो प्लेटलेट फंक्शन, मतलब प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो रही है, अब उसकी मैकेनिज्म में कोई इन ड्रग्स ने आके इंटरेक्ट कर दिया, उनको मैकेनिज्म को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, कोएगुलेंट इफेक्ट कम हो जाएगा, एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह बॉडीली कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल बॉडी में कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर्स पे कोई इफेक्ट पड़ा है तो कोएगुलेशन पे कोई इफेक्ट पड़ा होगा। अगर लिवर डिजीज है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स कम बनेंगे। लिवर का काम है प्रोटीन्स बनाना, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन से प्रोटीन्स कम बनेंगे इन केस ऑफ लिवर डिजीज। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स कम बनेंगे तो कोएगुलेशन का चांस कम होगा, एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज टर्नओवर, और सेम इज द केस विद द फीवर। इन दोनों कंडीशन में देयर इज एन इंक्रीज टर्नओवर, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स का इंक्रीज टर्नओवर, उसका मतलब ये कि जब क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उनका इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, एज अ रिजल्ट उनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही होगी और कोएगुलेंट इफेक्ट कम हो रहा होगा और एज अ रिजल्ट एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट ज़्यादा हो रहा होगा। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। अब सेफेलोस्पोरिन्स दीज आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे ना सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारती हैं, हमारी बॉडी के अपने बैक्टीरिया को भी, नॉर्मल फ्लोरा को भी डिस्ट्रॉय करती हैं। एज ए रिजल्ट जो हमारे बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा होता है वो विटामिन के बना रहा होता है, विटामिन के नहीं बनेगा जब गट फ्लोरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास कोएगुलेशन नहीं होगी, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा और ब्लीडिंग के चांस होंगे हमारे पास। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड्स सेम इफेक्ट दे रहे हैं, डिक्रीज द गट फ्लोरा, विटामिन के नहीं बनेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हेपरिन इंक्रीजेज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। हेपरिन जो है दैट इज, अब दोनों एक
इफेक्ट दे रहे हैं सिनर्जिस्टिक। हेपेरिन जो है वो इंक्रीज कर देगा प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन भी एंटीकोएगुलेंट है, वारफरिन भी एंटीकोएगुलेंट है, तो हेपेरिन ने प्रोथ्रोम्बिन और ज़्यादा इंक्रीज कर देना और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जानी है। अब ये तो हमने पढ़ ली कि ऐसी इंटरेक्शंस जिसकी वजह से वारफरिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह मैंने दूसरी बात की थी, हमारे पास दूसरा केस था कि एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट डिक्रीज हो सकता है बॉडी में ड्यू टू डिक्रीज्ड वारफरिन कंसंट्रेशन। कोई ऐसी ड्रग है जो वारफरिन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रही है और एज ए रिजल्ट वारफरिन की डिक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से डिक्रीज एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट आ रहा है बॉडी में। उसकी अगर मैं बात करूं, सो दीज आर सेम काइनेटिक इंट्रैक्शंस एंड डायनामिक इंट्रैक्शंस। काइनेटिक का पता चल गया होगा, एडीएमई से रिलेटेड है। एंजाइम इंड्यूसर्स, अब एंजाइम इंड्यूसर्स, एंजाइम क्या कर रहा है, एंजाइम जो है वो हमारी वारफरिन को मेटाबोलाइज कर रहा है। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल ज़्यादा होगी, एंजाइम ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो हमारी वारफरिन जल्दी से मेटाबोलाइज होगी और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट वारफरिन का जो बॉडी में इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा और एज ए रिजल्ट एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट जो वारफरिन की वजह से आ रहा था वो बहुत कम हो जाएगा। काइनेटिक इंट्रैक्शन में एंजाइम इंड्यूसर्स जो एंजाइम को प्रोमोट करते हैं कि तुम जाके अब ज़्यादा एक्टिविटी करो और ज़्यादा वारफरिन को मेटाबोलाइज करो, और फिर वो ज़्यादा मेटाबोलाइज होगी तो ज़्यादा एक्सक्रीट भी होगी। सो ये ड्रग्स जो हैं बार्बिचुरेट्स, रिफेपिसिन, ग्लिसियोफिल्विन, ये जो हैं एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। ये इस वारफरिन को जो मेटाबोलाइज कर रहा है उस एंजाइम को जाके कहते हैं तुम प्रोमोट करो एक्टिविटी, वारफरिन को ज़्यादा और तुम मेटाबोलाइज करो, वो ज़्यादा मेटाबोलाइज होगा और ज़्यादा फिर एक्सक्रीट होगा वारफरिन। कोलेस्टाइरामाइन इज अ बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन। अब हमने दी वारफरिन एडमिनिस्टर की है, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजन या कोलेस्टाइरामाइन दैट विल बाइंड टू द वारफरिन, और वारफरिन को ना वो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन मिनिमाइज कर देता है थ्रू जीआईटी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो इस तरह इफेक्ट करते हैं कि दीज इंक्रीज द क्लॉटिंग फैक्टर्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्रीज द क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज होंगे तो कोएगुलेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे और एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट कम हो जाएगा एज ए रिजल्ट। फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस जो मैकेनिज्म की वजह से हो रही है, मैकेनिस्टिक अप्रोच की वजह से हो रही हैं, उसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं दैट कैन आइदर बी विटामिन के और डायूरेटिक्स। विटामिन के किस तरह अफेक्ट दे रहा है कि हमने विटामिन के एडमिनिस्टर किया बॉडी में, तो विटामिन के जो है वो इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स करवाता है। जब क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा होंगे कोएगुलेशन का इफेक्ट ज़्यादा आएगा, कोएगुलेशन का इफेक्ट ज़्यादा आएगा तो हमारे पास एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट जो है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा और वारफरिन देने का फिर फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ से विटामिन के दे रहे हैं, वो इंक्रीज कोएगुलेशन करवा रहा है, उधर से वारफरिन हमारे पास डिक्रीज कोएगुलेशन करवा रहा था, तो दोनों का इफेक्ट कोई फ़ायदा नहीं होगा बॉडी में एडमिनिस्टर करने का किसी भी चीज़ का। डाययूरेटिक्स जो है वो सिंपली जो वारफरिन है ना उसको उसकी एक्सक्रीशन को ज़्यादा करवा देते हैं थ्रू द किडनी, और इस तरह हमारे पास जो है वारफरिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और डिक्रीज्ड एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट हमारे पास आता है। बॉडी कंडीशन और डिजीज, किसी भी डिजीज स्टेट में अफेक्ट हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, देयर इज अ डिक्रीज टर्नओवर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होंगे, एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट। अब डिक्रीज टर्नओवर मतलब एक्सक्रीशन, उसकी क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो एक्सक्रीशन है ना वो ज़्यादा है थ्रू द बॉडी, उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ना वो बॉडी में मेंटेन रहेंगे, कोएगुलेंट इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा और एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट कम हो जाएगा। जेनेटिक रेजिस्टेंस, दैट इज़ द म्यूटेशन ऑफ विटामिन के और विटामिन के रिडक्टेज। कोई अगर विटामिन के की म्यूटेशन हो गई या विटामिन के रिडक्टेज की म्यूटेशन हो गई तो हमारे पास जो है म्यूटेशन क्यों, क्योंकि जेनेटिक रेजिस्टेंस की वजह से, तो हमारे पास देयर विल बी अ डिक्रीज्ड एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट, क्योंकि वारफरिन का मैकेनिज्म वो फिर बाईपास हो जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी में हमारे पास देयर इज एन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, कोएगुलेशन का इफेक्ट ज़्यादा होगा और एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास देयर विल बी अ डिक्रीज्ड वारफरिन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज्ड एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट। So that is it about the interactions, pharmacokinetic interaction, pharmacodynamic interactions of the warfarin molecule.